800 से ज्यादा कम्युनिटीज हैं जिनकी अपनी यूनिक लैंग्वेजेस, ट्रेडिशंस और जीने का तरीका है। ये सिर्फ नंबर्स नहीं है दोस्त, ये लिविंग हिस्ट्रीज हैं। लेकिन क्या होगा अगर मैं कहूं कि ट्राइब शब्द जिसे हम आज जानते हैं वो असल में एक कॉलोनियल इन्वेंशन था? शॉकिंग है ना? बिल्कुल शॉकिंग है। और आज हम इसी फैसिनेटिंग दुनिया में एक गहरी छानबीन करने वाले हैं। सो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करो, लाइक बटन दबाओ और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लो बिकॉज यू डोंट वांट टू मिस दिस। वेलकम बैक। आज का सेशन एक मास्टर क्लास होने वाला है। हम 12 की क्वेश्चंस को एक एक करके अनपैक करेंगे। हाँ, हम शुरू करेंगे ट्राइब एज अ कॉलोनियल कॉन्स्ट्रक्ट से, फिर एल्विन घुरिये डिबेट को समझेंगे। नेक्स्ट हम शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स के सोशियो इकोनॉमिक लाइफ और इंडियन ट्राइब्स के बायोजेनेटिक वेरिएशंस पर बात करेंगे। फिर हम मार्जिनलाइजेशन के इश्यूज और ट्राइबल लैंग्वेजेस पर मंडराते खतरे को देखेंगे। विल ऑल्सो कवर अ लिंग्विस्टिक क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइब्स और एक बहुत बड़ा सवाल, क्या इंडियन ट्राइबल्स इंडिजिनस पीपल हैं? उसके बाद नॉर्थ ईस्ट इंडिया पर फोकस करेंगे, जहां हम लैंग्वेज, टेरिटरी और किनशिप के लिंकेजेस को एक्सप्लोर करेंगे और उनके डिस्टिंक्टिव फीचर्स को जानेंगे। फाइनली हम इस आइडिया को डिस्कस करेंगे कि ट्राइब्स होमोजीनियस नहीं हैं और हंटिंग एंड गैदरिंग ट्राइब्स के फ्यूचर पर एक नजर डालेंगे। रेडियो, लेट्स बिगिन द एक्सप्लोरेशन। तो चलो पहले सवाल से ही शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, ट्राइब एज अ कॉलोनियल कंस्ट्रक्ट, टेल एम 2016, ब्रॉड माइक्रो थीम, the definition and historical role of tribe as a category utilized by the colonial administration in India. राइट। सो इसका असेंशियल आइडिया ये है कि ट्राइब का कॉन्सेप्ट जैसा हम आज यूज करते हैं वो इंडिया में ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव जरूरतों और यूरोपियन सोच से पैदा हुआ। मतलब ये हमेशा से यहाँ नहीं था। एग्जैक्टली इसे 1901 सेंसस में फॉर्मलाइज किया गया था। एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझे तो बिल्कुल। सोचो जैसे स्कूल में स्टूडेंट्स को आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स में बांट दिया जाता है फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव ईज, राइट? हाँ, ताकि मैनेज करना आसान हो। वही चीज ब्रिटिश ने कम्युनिटीज को ट्राइब में क्लासिफाई किया फॉर कंट्रोल, टैक्स एंड मैनेजमेंट। पर ये क्लासिफिकेशन सोशल रियलिटी से अक्सर मैच नहीं करता था। ओके, तो आंसर के इंट्रोडक्शन में हम क्या लिखेंगे? ट्राइब शब्द हमेशा से नहीं था, ये अंग्रेजों की देन है। प्रिसाइसली। स्टार्ट ही ऐसे करो। उन्होंने इसे प्रिमिटिविज्म के यूरोपियन आइडियाज के बेसिस पर बनाया, ये सोचते हुए कि ये आइसोलेटेड और ऑटोनमस ग्रुप्स हैं। गॉट इट। अब आते हैं बॉडी पर। इसके मेन पॉइंट्स क्या होंगे? इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करो। फर्स्ट, कॉलोनियल एप्लीकेशन एंड ऑब्जेक्टिव्स। इसमें बताओ कि ब्रिटिश ने इस टर्म का इस्तेमाल कम्युनिटीज को कंट्रोल करने के लिए किया। कंट्रोल के लिए? हाँ, उन्होंने ट्राइब्स को प्रिमिटिव और सिविलाइज्ड के एक स्केल पर देखा, जो उनकी यूरोपियन सोच थी। और फिर उन्होंने एक्सक्लूडेड और पार्शली एक्सक्लूडेड एरियाज बनाकर इस आइसोलेशन को इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट? सेकंड पार्ट होगा स्कॉलरली क्रिटिक एंड आउटकम। स्कॉलर्स ने इसे कैसे देखा? हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर स्कॉलर्स जैसे सुजाना बीसी डिवाले का नाम मेंशन करो। उन्होंने कहा कि ये कंस्ट्रक्ट सोशल रियलिटी से बिल्कुल मेल नहीं खाता था। फॉर एग्जाम्पल, इगैलिटेरियनिज्म यानी समानता का लेबल लगाया गया, पर आदिवासी कम्युनिटीज में असल में ऐसा नहीं था। तो इस लेबलिंग का आउटकम क्या हुआ? इससे ट्राइब्स को प्रिमिटिव और बैकवर्ड मानकर मार्जिनलाइज कर दिया गया। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐड करना है। क्या? कि कॉलोनियल कैटेगरी और पोस्ट इंडिपेंडेंस की शेड्यूल्ड ट्राइब या एसटी कैटेगरी, जो आर्टिकल 342 के अंडर है, इनमें फंडामेंटल डिफरेंस है। एसटी कैटेगरी वेलफेयर और प्रोटेक्शन के लिए बनाई गई थी। राइट, ये कंपैरिजन जरूरी है। तो कंक्लूजन क्या होगा? इन शॉर्ट, ट्राइब एक कॉलोनियल कॉन्स्ट्रक्ट था जिसे एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए इंस्टीट्यूशनलाइज किया गया, जिससे स्टीरियोटाइप्स और मार्जिनलाइजेशन पैदा हुए। परफेक्ट। अब कुछ क्रॉस क्वेश्चंस। इस आंसर की इंट्रोडक्शन को इंपैक्टफुल कैसे बनाएं? Start directly by stating that tribe is a colonial construct formalized in the 1901 census. ये clear context set करता है, no beating around the bush. ओके। कॉलोनियल ऑब्जेक्टिव्स और स्कॉलरी क्रिटिक को अलग-अलग हेडिंग्स में लिखने से क्या फायदा है? It creates a clear structure. एग्जामिनर को पता चलता है कि आपने प्रॉब्लम यानी कॉलोनियल एप्लीकेशन और एनालिसिस यानी स्कॉलरली क्रिटिक दोनों को कवर किया है। मार्क्स आते हैं इससे। मेक सेंस। और सुजाना बीसी देवलाट का नाम मेंशन करना क्यों जरूरी है? देखो, citing a scholar adds weight and credibility to your argument. It shows कि आपने deep knowledge gain की है. ठीक है। पोस्ट इंडिपेंडेंस एसटी कैटेगरी का मेंशन कंक्लूजन में क्यों इंपॉर्टेंट है? It shows a comparison and evolution of the concept. आपके आंसर को comprehensive बनाता है. It shows you're not just looking at the past, but connecting it to the present. गुड पॉइंट। सो व्हाट्स द वन की टेकअवे हियर? The labels we use have real-world consequences. Or tribe is a prime example of a label that created new social realities. चलो अब पॉज करके प्रैक्टिस करो बोलने की। द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्राइब इज अ कॉलोनियल कॉन्स्ट्रक्ट इंस्टीट्यूशनलाइज्ड फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस। रिहर्स दिस। So in short, ट्राइब कैटेगरी ब्रिटिश ने बनाई, रियलिटी से अलग थी और इससे मार्जिनलाइजेशन हुआ। सिंपल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है एल्विन घुरिये डिबेट ऑन ट्राइब्स 10M 2015। इसका ब्रॉड माइक्रो थीम है फाउंडेशनल डिस्कोर्स ऑन द इंटीग्रेशन एंड कल्चरल प्रिजर्वेशन ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज इन इंडिया। हाँ, ये डिबेट इंडियन एंथ्रोपोलॉजी का एक लैंडमार्क डिस्कशन है। इसमें दो ऑपोजिट आइडियाज थे।
ट्राइब्स को मेन स्ट्रीम में असिमिलेट करें या उनके कल्चर को प्रिजर्व करें? ये तो एक बहुत फंडामेंटल सवाल है। बिल्कुल। इसको एक एनालॉजी से समझो। इमेजिन करो एक नया स्टूडेंट स्कूल में आता है। एक टीचर कहता है, इसे पूरी तरह से हमारे तौर तरीके सिखाओ। ये है एसिमिलेशन। ठीक है, ट्राइबल कम्युनिटीज के फ्यूचर को लेकर थी, राइट? Exactly. It was a debate about policy assimilation versus cultural preservation. इंट्रोडक्शन में यही लिखना है। ओके, बॉडी में फिर दोनों के व्यूज आएंगे। पहले घुरिये की बात करते हैं। राइट। हेडिंग डालो, AGS Khurye's assimilationist view। घुरिये ने अपनी बुक द शेड्यूल्ड ट्राइब्स 1959 में आर्ग्यू किया कि ट्राइब्स बैकवर्ड हिंदूज हैं। बैकवर्ड हिंदूज, ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग टर्म है। यस, और ये उनका कोर आर्ग्यूमेंट था। उनका मानना था कि उन्हें मेन स्ट्रीम हिंदू सोशल ऑर्डर में इंटीग्रेट करना चाहिए। ही सॉ assimilation एज द पाथ टू मॉडर्नाइजेशन। आइसोलेशन पॉलिसीज को वो इकोनॉमिक स्टैग्नेशन का कारण मानते थे। ठीक है, घुरिये का पॉइंट क्लियर है। और एल्विन का क्या कहना था? अब सेकेंड हेडिंग, बविएरर एल्विन्स प्रेजर्वेशनिस्ट व्यू। एल्विन ने स्पेशली अपनी बुक द बाइगा 1939 में ट्राइबल कल्चर्स और ऑटोनॉमी को प्रिजर्व करने की वकालत की। मतलब आपसे बिल्कुल ऑपोजिट। बिल्कुल। उन्होंने मिनिमल स्टेट इंटरफेरेंस की बात की ताकि ट्राइब्स अपनी ट्रेडिशंस के हिसाब से डेवलप हो सके। और एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, क्या? उनके आइडियाज ने जवाहरलाल नेहरू की पंचशील पॉलिसी फॉर ट्राइबल डेवलपमेंट को इंस्पायर किया। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लिंक है। वाओ। तो कंक्लूजन में क्या लिखेंगे? कंक्लूजन ये है कि दोनों व्यूज ने इंडिया की ट्राइबल पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस किया। ये डिबेट हमें सिखाती है कि ट्राइबल ऑटोनॉमी, कल्चरल आइडेंटिटी और सोशो इकोनॉमिक प्रोग्रेस के बीच एक बैलेंस बनाना कितना जरूरी है। चलो, क्रॉस क्वेश्चंस। इस डिबेट को असिमिलेशन वर्सेस प्रेजर्वेशन फ्रेम करना मार्क्स के लिए कैसा रहेगा? एक्सीलेंट, इट्स द कोर ऑफ द डिबेट और ये आपके आंसर को एक क्लियर स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। एग्जामिनर को पहली लाइन में ही सब समझ आ जाएगा। घुरिये के आर्गुमेंट में बैकवर्ड हिंदूज फ्रेज यूज करना जरूरी है। Yes, because it's the exact term he used and it captures the essence of his assimilationist perspective. अपने वर्ड्स में लिखने से इम्पैक्ट कम हो जाता है। ठीक है, हाउ कैन आई कनेक्ट एल्विन्स व्यू टू अ रियल पॉलिसी? By mentioning its influence on Nehru's Panchsheel policy. This shows you can link theory to practice. ये extra marks दिलाता है। दोनों स्कॉलर्स की बुक्स का नाम मेंशन करना अ गुड आइडिया है। Absolutely. It shows you've studied the topic in depth. The scheduled tribes for Ghuriya and the Baiga for Elwin. इसको अंडरलाइन भी कर देना। गुड टिप। इस डिबेट का फाइनल आउटकम क्या था? कोई जीता? कोई जीता नहीं। The conclusion is that a balanced, nuanced approach is needed, taking the best from both viewpoints. इंडिया ने आखिर में एक मिडिल पाथ चुना। Okay, now practice this. ये the Elwin-Ghuriye debate contrasts Ghurie's assimilationism with Elwin's preservationism. Practice saying this. इन शॉर्ट, घुरिये ने कहा असिमिलेट करो, एल्विन ने कहा प्रिजर्व करो और इंडिया ने एक बैलेंस्ड पाथ चुना। गॉट इट? Next question, socio-economic characteristics of shifting cultivators. 10M 2015, broad micro theme. Socio-economic characteristics of shifting cultivation, जिसे झूम भी कहते हैं, practiced by tribal communities. राइट। शिफ्टिंग कल्टीवेशन या झूम एक बहुत ही यूनिक एग्रीकल्चरल सिस्टम है। पहले इसको डिफाइन करना है। तो इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे? सिंपल। शिफ्टिंग कल्टीवेशन एक साइक्लिकल प्रोसेस है जिसमें फॉरेस्ट पैचेस को क्लियर करके कल्टीवेट किया जाता है और फिर उसे कुछ सालों के लिए फैलो छोड़ दिया जाता है ताकि फॉरेस्ट रीजेनरेट हो सके। Got it. अब आते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पर। पहले इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, सो इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहला पॉइंट है कि ये एक सबसिस्टेंस बेस्ड इकोनॉमी है। मतलब प्रोडक्शन मेनली सेल्फ कंजम्पशन के लिए होता है, मार्केट के लिए नहीं। ओके, और सेकंड, फॉरेस्ट पर हाई डिपेंडेंस होती है। फ्यूल वुड, मेडिसिनल प्लांट्स, फूड, सब कुछ। जैसे बेगाज ऑफ एमपी का एग्जांपल दे सकते हो। थर्ड, इसमें मिनिमल कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है। और फोर्थ, इसकी प्रोडक्टिविटी अनस्टेबल होती है, वेदर पर बहुत डिपेंड करती है। ठीक है, ये हो गया इकोनॉमिक फीचर्स। अब सोशल और डेमोग्राफिक फीचर्स। सोशली ये बहुत कम्युनिटी ओरिएंटेड है। सब कुछ मिलकर होता है। लैंड ओनरशिप इंडिविजुअल नहीं, कम्युनल होती है, जैसे आओ नागाज में होता है। ये कम्युनल ओनरशिप का कॉन्सेप्ट इंटरेस्टिंग है। हाँ, और ये कल्चरली भी बहुत इंटीग्रेटेड है। हर स्टेप फ्रॉम क्लियरिंग द लैंड टू हार्वेस्टिंग, उसके साथ फेस्टिवल्स और रिचुअल्स जुड़े होते हैं। फॉर एग्जांपल वंगाला फेस्टिवल ऑफ गारो ट्राइब। वाह। और डेमोग्राफिक फीचर? लो पॉपुलेशन डेंसिटी, क्योंकि इस सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए बहुत ज्यादा लैंड चाहिए होता है। परफेक्ट। तो कंक्लूजन में क्या हाईलाइट करना चाहिए? कंक्लूजन में इसके दो कोर एस्पेक्ट्स पर जोर दो, फॉरेस्ट रिलायंस और कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन। और ये भी मेंशन करो कि मॉडर्न स्टेट पॉलिसीज जो इसे प्रिमिटिव मानती हैं, उसकी वजह से इन कम्युनिटीज का मार्जिनलाइजेशन हुआ है। ग्रेट। चलो, क्रॉस क्वेश्चंस। झूम कल्टीवेशन को अनप्रोडक्टिव क्यों कहा जाता है? मेनली बाय आउटसाइडर्स एंड द स्टेट, क्योंकि पर हेक्टेयर यील्ड मॉडर्न एग्रीकल्चर से कम होता है। लेकिन वो इसकी इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी और कल्चरल सिग्निफिकेंस को इग्नोर करते हैं। अच्छा, कम्युनल ओनरशिप का मॉडर्न इकोनॉमी में क्या रेलेवेंस है? बहुत ज्यादा। ये रिसोर्स मैनेजमेंट का एक सस्टेनेबल मॉडल है। ये इंडिविजुअल ग्रीड पर नहीं, कम्युनिटी वेलबींग पर फोकस करता है, जो आजकल क्लाइमेट चेंज के टाइम में बहुत रेलेवेंट है। सही बात है। वांगाला फेस्टिवल का एग्जाम्पल आंसर को कैसे स्ट्रॉन्ग बनाता है? ये आपके पॉइंट को एक कॉन्क्रीट रियल लाइफ एग्जाम्पल से सपोर्ट करता है।
ये शो करता है कि झूम सिर्फ एक इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं बल्कि एक वे ऑफ लाइफ है। इट एड्स डेप्थ। एक और सवाल, इस आंसर में डायग्राम बना सकते हैं? बिल्कुल, झूम साइकिल का एक सिंपल फ्लो चार्ट बना सकते हो। क्लियरिंग, सोइंग, हार्वेस्टिंग, फैलो पीरियड, ये विजुअली बहुत इफेक्टिव होता है। लास्ट क्वेश्चन, इस सिस्टम का सबसे बड़ा चैलेंज क्या है आज? सबसे बड़ा चैलेंज है लैंड एलियनेशन और डिफॉरेस्टेशन। स्टेट पॉलिसीज और कमर्शियल प्रेशर्स की वजह से इनके पास झूम करने के लिए जमीन कम होती जा रही है। ठीक है, नाउ प्रैक्टिस दिस फ्रेज। Shifting cultivation is a community-oriented subsistence economy deeply integrated with cultural practices. Rehearse. Mini recap. Jhum is not just farming, it's a socio-cultural system based on community and forest. Simple. Let's move to a very scientific topic. Biogenetic variations of Indian tribes. 10SOM 2014. Broad micro-theme, biogenetic variability, evolutionary history, and cultural influence on Indian tribal genetics. हाँ, ये थोड़ा टेक्निकल है, बट बहुत फैसिनेटिंग है। इंट्रोडक्शन में पहले ये बताओ कि बायोजेनेटिक रिसर्च का पर्पस क्या है? क्या है पर्पस? To understand the evolutionary history, migration patterns, and adaptation to different environments. ये उनकी डीप हिस्ट्री को डिकोड करने जैसा है। ओके, साउंड्स कूल। तो बॉडी में क्या पॉइंट्स आएंगे? इसको 3-4 पार्ट्स में ब्रेक करो। पहला, जेनेटिक मार्कर्स एंड लिनिएजेस। यहाँ MTD और Y क्रोमोसोमल मार्कर्स का जिक्र करो। ये हमें मैटरनल और पैटर्नल एंसेस्ट्री के बारे में बताते हैं। एग्जाम्पल? बिल्कुल, चिरावा सब अंडमान का एग्जाम्पल दो। उनमें हैप्लोग्रुप M मिलता है जो डायरेक्ट लिंक है आउट ऑफ अफ्रीका माइग्रेशन से। फिर नॉर्थ ईस्टर्न ट्राइब्स का एग्जाम्पल दो जहां हैप्लोग्रुप O2A मिलता है जो ईस्ट एशियन लिंक्स दिखाता है। वाओ, नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट है एनवायरमेंटल एडेप्टेशन एंड लिंग्विस्टिक कोरिलेशन। इसमें बताओ कि एनवायरनमेंट ने उनके जीन्स को कैसे शेप किया है। बेस्ट एग्जाम्पल है मलेरिया रेजिस्टेंस। सिकल सेल अलील वाला। एग्जैक्टली। गॉन्स और बेगास जैसी ट्राइब्स जो मलेरिया प्रोन एरियाज में रहती हैं उनमें सिकल सेल अलील मिलता है। इसका लिंग्विस्टिक कोरिलेशन भी है, जैसे ऑस्ट्रो एशियाटिक ट्राइब्स जैसे संथाल्स, उनके जेनेटिक लिंक्स साउथ ईस्ट एशिया से मिलते हैं। ठीक है, और कोई पॉइंट? हाँ, हेल्थ एंड सोशल फैक्टर्स। यहाँ एंडोगमी की बात करो, मतलब कम्युनिटी के अंदर ही शादी करना। इससे कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स कॉन्सेंट्रेट हो जाते हैं। एग्जाम्पल, सिकल सेल अनीमिया अमंग ओरान्स एंड गोन्स। राइट। तो कंक्लूजन क्या होगा इसका? कंक्लूजन में बायोजेनेटिक डाइवर्सिटी की इंपॉर्टेंस पर जोर दो। ये ह्यूमन हिस्ट्री का एक ट्रेजर ट्रोव है, और ये भी मेंशन करो कि ऐसी रिसर्च एथिकली होनी चाहिए, कम्युनिटीज की कंसेंट के साथ। चलो, क्रॉस क्वेश्चंस। हैप्लोग्रुप क्या होता है? सिंपल टर्म्स में सोचो, ये एक जेनेटिक फैमिली ट्री के मेन ब्रांच जैसा है। एक ही हैप्लोग्रुप शेयर करने वाले लोगों के हजारों साल पहले कॉमन एंसेस्टर्स थे। इट हेल्प्स ट्रेस लार्ज स्केल माइग्रेशंस। ओके, सिकल सेल अलील अडेप्टेशन का एक डबल एज्ड स्वॉर्ड कैसे है? ग्रेट क्वेश्चन। अगर एक पेरेंट से ये जीन मिलता है, हेट्रोजाइगस, तो ये मलेरिया से प्रोटेक्शन देता है, एडवांटेज है। लेकिन अगर दोनों पेरेंट्स से मिल जाए होमोजाइगस, तो ये एक डेडली डिजीज, सिकल सेल अनीमिया, कॉज करता है। इसलिए डबल एज स्वॉर्ड है। समझ गया। एंडोगेमी का जेनेटिक हेल्थ पर क्या असर होता है? एंडोगेमी एक क्लोज्ड जीन पूल क्रिएट करती है। इससे हार्मफुल रिसेसिव जीन्स के एक्सप्रेस होने का चांस बढ़ जाता है, लीडिंग टू अ हायर प्रेवलेंस ऑफ सर्टेन जेनेटिक डिसऑर्डर्स विद इन दैट कम्युनिटी। इस आंसर में इंडिया का मैप ड्रॉ करना हेल्पफुल होगा। बहुत हेल्पफुल। आप मैप पर डिफरेंट ट्राइब्स और उनके जेनेटिक मार्कर्स, हैप्लोग्रुप्स की लोकेशन दिखा सकते हो, जैसे अंडमान में जारावास, सेंट्रल इंडिया में गोंड्स। विजुअल्स हमेशा एक्स्ट्रा मार्क्स दिलाते हैं। इस टॉपिक पर रिसर्च करने वाले किसी इंडियन साइंटिस्ट का नाम मेंशन कर सकते हैं? डेफिनेटली, डॉक्टर लालजी सिंह, फादर ऑफ इंडियन DNA फिंगरप्रिंटिंग। उनका काम इस फील्ड में मॉन्यूमेंटल है। उनका नाम मेंशन करने से आंसर का वेट बढ़ जाता है। Perfect. Okay, everyone, practice saying Indian tribes exhibit immense biogenetic diversity, reflecting ancient migrations and environmental adaptations. Practice this. In short, tribal DNA is a living history book of human migration and survival. Let's tackle a most social issue now. Social and economic marginalization of tribal people. 2014 10M. Broad micro-theme. Socio-economic and structural marginalization faced by scheduled tribes, STs, in India. ये एक बहुत ही क्रिटिकल टॉपिक है। इंट्रोडक्शन में डेटा से स्टार्ट करो। मेंशन करो कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स इंडिया की पॉपुलेशन का 8.6% है एज पर 2011 सेंसस, लेकिन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स में वो सबसे नीचे हैं। डेटा हुक, गुड आइडिया। बॉडी को कैसे स्ट्रक्चर करें? इसको 2 क्लियर पार्ट्स में बांटो, सोशल मार्जिनलाइजेशन और इकोनॉमिक मार्जिनलाइजेशन। ओके, पहले सोशल मार्जिनलाइजेशन डिस्कस करते हैं। इसके अंडर आएगा स्टिग्मा, उन पर बैकवर्ड का लेबल लगाया जाना। फिर कल्चरल सप्रेशन, जहां उनकी लैंग्वेजेस और ट्रेडिशंस को इन्फीरियर माना जाता है। थर्ड, एजुकेशनल एक्सक्लूजन, उनके लिटरेसी रेट्स नेशनल एवरेज से काफी कम है। और फोर्थ, पुअर हेल्थ केयर एक्सेस। ये तो काफी कॉम्प्रिहेंसिव है। अब इकोनॉमिक मार्जिनलाइजेशन। इकोनॉमिक में सबसे बड़ा इशू है लैंड एलिनेशन। उनकी जमीन उनसे छीन ली जाती है फॉर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। यहाँ सरदार सरोवर दाम का एग्जाम्पल दो, जिसने भील्स और गॉन्ड्स को डिस्प्लेस किया। हार्ट ब्रेकिंग। और क्या पॉइंट्स है? हाई पॉवर्टी रेट्स, नीति आयोग 2021 का डेटा यूज कर सकते हो।
और कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन जैसे माइनिंग इन झारखंड, जिससे संथाल्स और हो ट्राइब्स का मैसिव डिस्प्लेसमेंट हुआ है। राइट। तो इसका कंक्लूजन कैसा होना चाहिए? कंक्लूजन में स्ट्रेस करो कि ये एक सिस्टेमिक इनइक्वालिटी है और इसको एड्रेस करने के लिए फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 जैसे लॉज को ठीक से इम्प्लीमेंट करने और स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। एक फॉरवर्ड लुकिंग कंक्लूजन दो। ठीक है, लेट्स डू द क्रॉस क्वेश्चंस। सोशल और इकोनॉमिक मार्जिनलाइजेशन में क्या लिंक है? दे आर डीपली इंटरकनेक्टेड। जब आपकी लैंड छिन जाती है, इकोनॉमिक मार्जिनलाइजेशन, आपकी कल्चरल आइडेंटिटी भी इरोड होती है, सोशल मार्जिनलाइजेशन। जब आपको सोशली बैकवर्ड माना जाता है तो आपको अच्छे इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलते। इट्स अ विशियस साइकिल। सरदार सरोवर डैम का केस स्टडी क्यों पावरफुल है? क्योंकि ये डेवलपमेंट के नाम पर होने वाले डिस्प्लेसमेंट का एक टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है। ये दिखाता है कि कैसे नेशनल प्रोग्रेस की कीमत अक्सर सबसे वल्नरेबल कम्युनिटीज को चुकानी पड़ती है। इट मेक्स द आंसर वेरी कॉन्क्रीट। फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करता है? ये एक्ट हिस्टोरिकली हुए इनजस्टिस को करेक्ट करने की कोशिश करता है। ये ट्राइबल कम्युनिटीज को उनके एंसेस्ट्रल फॉरेस्ट लैंड्स पर इंडिविजुअल और कम्युनिटी राइट्स देता है, जिससे उनकी लाइवलीहुड और कल्चरल आइडेंटिटी प्रोटेक्ट होती है। इट्स अ गेम चेंजर अगर ठीक से इंप्लीमेंट हो। इस आंसर में कोई डेटा या स्टैटिस्टिक्स यूज करना जरूरी है? एब्सोल्युटली। डेटा जैसे एसटी पॉपुलेशन परसेंटेज 8.6%, लिटरेसी रेट गैप, पॉवर्टी फिगर्स, ये आपके आर्गुमेंट्स को एविडेंस बेस्ड बनाता है और शोज कि आपने रिसर्च की है। क्या इसमें हम मेन स्ट्रीमिंग के नेगेटिव इम्पैक्ट्स को भी डिस्कस कर सकते हैं? यस, डेफिनेटली। आप बता सकते हो कि फोर्सफुल या अनप्लान्ड मेन स्ट्रीमिंग ने उनकी ट्रेडिशनल इकोनॉमिक सिस्टम्स को डिसरप्ट कर दिया है विदाउट प्रोवाइडिंग वायबल ऑल्टरनेटिव्स, जिससे उनकी मार्जिनलाइजेशन और बढ़ गई है। Okay, practice cue time. Rehearse this. Tribal marginalization is a structural issue rooted in historical injustice and manifested through land alienation and social exclusion. Mini recap: marginalization is not an accident. It's a systemic problem of social stigma and economic exploitation. Let's move to the next question. Threat to tribal languages in India. 10M 2013. Broad micro theme. Factors leading to the decline and endangerment of tribal languages in India. This is a silent crisis. Introduction के लिए एक powerful data hook use करो. According to UNESCO, इंडिया में 197 endangered languages हैं और उनमें से ज्यादातर tribal languages हैं। That's a shocking number. Body में क्या factors आएंगे? इसको 3-4 headings में divide करो। First, policy and linguistic marginalization. इसमें dominant languages जैसे हिंदी और इंग्लिश के imposition की बात करो in education and administration. यहाँ पर linguist गणेश देवी का जिक्र जरूर करना। ठीक है। Second factor. सोशो इकोनॉमिक एंड इकोलॉजिकल प्रेशर्स। इसमें बताओ कि जब लोग इकोनॉमिक माइग्रेशन करते हैं, जैसे संथाल्स काम के लिए सिटीज जाते हैं, तो उन्हें डोमिनेंट लैंग्वेज अपनानी पड़ती है। लॉस ऑफ ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल्स जैसे बैगा ट्राइब जब फॉरेस्ट एक्सेस खो देती है तो उनकी लैंग्वेज भी वीक होती है। और स्टिग्मेटाइजेशन, जहां अपनी लैंग्वेज बोलने को बैकवर्ड माना जाता है। Right. और कोई dimension? यस, अ वेरी इंपॉर्टेंट वन, लॉस ऑफ कल्चरल नॉलेज। ट्राइबल लैंग्वेजेस में ओरल ट्रेडिशंस बहुत स्ट्रांग होती हैं। जब लैंग्वेज जाती है तो उसके साथ इंडिजिनस नॉलेज ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स, हिस्ट्री सब कुछ इरोड हो जाता है। टोडो लैंग्वेज ऑफ द नीलगिरीज का एग्जांपल दे सकते हो। This is serious. Conclusion कैसे करें? End with a powerful quote from Ganesh Devi. Losing a language is akin to losing a civilization. ये इस इशू की ग्रेविटी को हाईलाइट करता है और बोलो कि इमीडिएट पॉलिसी इंटरवेंशंस की जरूरत है। Let's do the cross questions. Language loss सिर्फ communication का loss क्यों नहीं है? क्योंकि अ लैंग्वेज इज अ वर्ल्ड व्यू। उसमें एक कम्युनिटी की हिस्ट्री, कल्चर, एनवायरनमेंट की नॉलेज और आइडेंटिटी एनकोड होती है। जब एक लैंग्वेज मरती है तो ह्यूमैनिटी का एक यूनिक पर्सपेक्टिव ऑन लाइफ हमेशा के लिए खो जाता है। गणेश देवी कौन है और उनका कंट्रीब्यूशन क्यों सिग्निफिकेंट है? डॉक्टर गणेश देवी एक रिनाउंड लिंग्विस्ट हैं जिन्होंने पीपल्स लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया कंडक्ट किया। उन्होंने इंडिया की लेसर नोन लैंग्वेजेस को डॉक्यूमेंट करने और उनके कंजर्वेशन के लिए अवेयरनेस क्रिएट करने में क्रिटिकल रोल प्ले किया है। उनका नाम मेंशन करना ऑथेंटिसिटी ऐड करता है। ओरल ट्रेडिशन वाली लैंग्वेजेस ज्यादा वल्नरेबल क्यों होती हैं? क्योंकि उनका नॉलेज रिटन फॉर्म में स्टोर नहीं होता। इट एग्जिस्ट ओनली इन द मेमोरी ऑफ इट्स स्पीकर्स। अगर स्पीकर्स की न्यू जनरेशन उसे नहीं सीखती तो वो लैंग्वेज एक ही जनरेशन में गायब हो सकती है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं? मल्टीपल स्टेप्स हैं। मदर टंग बेस्ड मल्टीलिंगुअल एजुकेशन, कम्युनिटी रेडियो स्टेशंस इन ट्राइबल लैंग्वेजेस, क्रिएटिंग स्क्रिप्ट्स फॉर लैंग्वेजेस दैट डोंट हैव वन, और सबसे इंपॉर्टेंट ट्राइबल लैंग्वेजेस को डिग्निटी और रिस्पेक्ट देना। क्या 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इसमें कोई रोल प्ले करता है? यस, अ बिग वन। जब एक लैंग्वेज 8th शेड्यूल में इंक्लूड होती है तो उसे ऑफिशियल रिकग्निशन मिलती है, गवर्नमेंट फंडिंग मिलती है फॉर प्रमोशन, और वो कम्पिटिटिव एग्जाम्स में एज अ मीडियम यूज हो सकती है। ये उसके सर्वाइवल के चांसेस बहुत बढ़ा देता है। Okay. Now practice this statement. The threat to tribal languages is a threat to India's cultural and intellectual diversity. Rehearse this. मिनी रिकैप: लैंग्वेज लॉस इज नॉट जस्ट वर्ड लॉस, इट्स वर्ड लॉस। चलो, इससे रिलेटेड अगला सवाल देखते हैं। Linguistic classification of Indian tribes, 10M, 2013, broad micro theme. Linguistic classification and distribution of Indian tribal languages.
ये एक फेयरली स्ट्रेट फॉरवर्ड और फैक्चुअल क्वेश्चन है। इंट्रोडक्शन में मेंशन करो कि इंडिया की ट्राइबल लैंग्वेजेस को ब्रॉडली 4 मेजर लैंग्वेज फैमिलीज में क्लासिफाई किया जाता है। ओके, 4 फैमिलीज। बॉडी में इन्हीं को एक्सप्लेन करना है। के फैमिलीज को एक्सप्लेन करो विद एग्जांपल्स एंड लोकेशन। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन। फर्स्ट, ऑस्ट्रो एशियाटिक। ये मेनली ईस्टर्न इंडिया में है। लैंग्वेजेस लाइक संथाली, हो, मुंडारी। सेकंड। सेकंड, द्रविडियन। ये सेंट्रल और सदर्न इंडिया में कॉन्सेंट्रेटेड है। लैंग्वेजेस लाइक गोंडी, कुरुक, ओरेयन। थर्ड फैमिली। टिबेटो बर्मन। ये पूरा नॉर्थ ईस्ट कवर करती है। इसमें बहुत डाइवर्सिटी है। लैंग्वेजेस लाइक मीजो, तंगखुल, बोडो। एंड द लास्ट वन। फोर्थ, इंडो आर्यन। ये सेंट्रल और वेस्टर्न इंडिया में स्कैटर्ड है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है भिली। ठीक है, ये क्लासिफिकेशन हो गया। इसके बाद क्या लिखना है? एक सेक्शन ऐड करो ऑन चैलेंजेस टू प्रिजर्वेशन। इसमें बताओ कि इन फैमिलीज की बहुत सी लैंग्वेजेस इंडेंजर्ड हैं, लाइक तोड़ा, द्रविडियन, और मार्जिनलाइजेशन एक बड़ा इशू है। फिर प्रिजर्वेशन एफर्ट्स भी मेंशन करो, जैसे संथाली और बोडो को 8th शेड्यूल में इंक्लूड किया गया है। और कंक्लूजन? कंक्लूजन में फिर से गणेश देवी का कोट यूज कर सकते हो, एवरी लैंग्वेज इज अ यूनिक वर्ल्ड व्यू, और एम्फसाइज करो कि इस लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना इंडिया के कल्चरल फैब्रिक को प्रोटेक्ट करने जैसा है। परफेक्ट। लेट्स स्टार्ट विद द क्रॉस क्वेश्चंस। ये क्लासिफिकेशन माइग्रेशन हिस्ट्री के बारे में क्या बताती है? बहुत कुछ। Austro-Asiatic speakers are considered among the earliest inhabitants. Dravidian speakers were once widespread. Indo-Aryan speakers came later. और Tibeto-Burman speakers का migration Tibet और Burma region से हुआ. So this classification is like a linguistic map of Indian history. 8th शेड्यूल में लैंग्वेज को ऐड करने से क्या होता है? It gives the language official status and prestige. Government is obligated to promote it. उसके literature को साहित्य अकेडमी recognition मिलता है. Basically, it moves a language from the periphery to the mainstream, aiding its survival. मैप पर इन फैमिलीज को लोकेट करना हेल्पफुल होगा? Extremely helpful. इंडिया का एक रफ मैप बनाओ और डिफरेंट रीजन्स को कलर कोड करके लैंग्वेज फैमिलीज की डिस्ट्रीब्यूशन दिखाओ. इट्स अ हाई इम्पैक्ट, लो एफर्ट वे टू स्कोर मोर. इन 4 फैमिलीज के अलावा सब भी कोई ट्राइबल लैंग्वेज है? हाँ, कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे अंडमान आइलैंड्स की लैंग्वेजेस, ईजी, जरावा, सिंटलीज, किसी भी मेजर फैमिली में फिट नहीं होती. उन्हें लैंग्वेज आइसोलेट्स माना जाता है, जो उन्हें और भी यूनिक और वैल्यूएबल बनाता है. सवाल ट्राइब्स के बारे में है तो सिर्फ लैंग्वेज के नाम लिखना काफी है? नहीं, हर लैंग्वेज के साथ उसे बोलने वाली ट्राइब का नाम जरूर लिखो. फॉर एग्जाम्पल, गोंडी स्पोकन बाय द गोंड्स, संथाली स्पोकन बाय द सांथाल्स. इससे आप क्वेश्चन की डिमांड को डायरेक्टली एड्रेस करते हो. ठीक है, लेट्स प्रैक्टिस. Indian tribal languages are classified into 4 major families: Austro-Asiatic, Dravidian, Tibeto-Burman, and Indo-Aryan. Say it out loud. Mini recap. 4 language families, each with a distinct geography and history, create the rich linguistic tapestry of tribal India. अब एक बहुत ही important और complex सवाल है. Discuss the concept of indigenous people as per the relevant UN convention. Are tribals of India indigenous people? Comment. 20M 2012. Broad micro theme. Definition and debate on the indigenous status of India's tribal communities based on UN conventions. हाँ, ये 20 मार्क्स का है, तो इसका स्ट्रक्चर बहुत क्लियर होना चाहिए. इंट्रोडक्शन में इंडिजिनस पीपल का कॉन्सेप्ट समझाओ और यूएन डिक्लेरेशन ऑन द राइट्स ऑफ इंडिजिनस पीपल्स UNDRIP का जिक्र करो. ओके, कॉन्टेक्स्ट सेट हो गया. बॉडी के पार्ट्स क्या होंगे? इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करना होगा. पार्ट 1, कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिजिनस पीपल एज पर UN. यहाँ UNDRIP के क्राइटेरिया बताओ. क्या है क्राइटेरिया? हिस्टोरिकल कंटिन्यूटी, कल्चरल डिस्टिंक्टिवनेस, सेल्फ आइडेंटिफिकेशन, नॉन डोमिनेंस और कनेक्शन टू लैंड. इसके साथ ILO कन्वेंशन 169 का भी मेंशन करो. ठीक है, ये UN की डेफिनेशन हो गई. पार्ट 2. पार्ट 2, आर्ग्यूमेंट्स फॉर इंडियन ट्राइबल्स एज इंडिजिनस. इसमें UN के क्राइटेरिया को इंडियन ट्राइब्स पर अप्लाई करके दिखाओ. जैसे हिस्टोरिकल कंटिन्यूटी में संथाल्स, गोंड्स, कल्चरल डिस्टिंक्टिवनेस में डोंगरिया कौंद, टोडा, मार्जिनलाइजेशन में वैरियर एल्विन के आइडियाज और लैंड डिपेंडेंस में बेगास का एग्जाम्पल दो. ओके, तो ये 4 वाला आर्गुमेंट हो गया. पार्ट 3 क्या होगा? पार्ट 3, आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट एंड इंडियन गवर्नमेंट्स व्यू. इसमें इंडिया का ऑफिशियल पोजीशन बताओ कि इंडिया ने ILO 169 रैटिफाई नहीं किया है. फिर कोएग्जिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का आर्ग्यूमेंट दो, आंद्रे बेतिया का जिक्र करो. और GS घुरिये का असिमिलेशनिस्ट आर्ग्यूमेंट भी मेंशन कर सकते हो. ये तो एक बैलेंस भी हो गया. कंक्लूजन कैसे लिखेंगे? कंक्लूजन में स्टेट करो कि क्राइटेरिया में काफी ओवरलैप है, लेकिन इंडिया शेड्यूल्ड ट्राइब्स कैटेगरी यूज करता है फॉर वेलफेयर. सजेस्ट करो कि FRA 2006 और पेसा 1996 जैसे लॉज को UN फ्रेमवर्क्स की स्पिरिट से अलाइन करने की जरूरत है टू प्रोटेक्ट देयर राइट्स. चलो, क्रॉस क्वेश्चंस फॉर दिस बिग वन. इंडिया इंडिजिनस पीपल टर्म क्यों अवॉइड करता है? इंडिया का ऑफिशियल स्टैंस है कि ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म के बाद सभी इंडियंस इंडिजिनस हैं. वो इंडिजिनस वर्सेस नॉन इंडिजिनस का डिवीजन क्रिएट नहीं करना चाहते, क्योंकि उन्हें लगता है इससे नेशनल यूनिटी को खतरा हो सकता है. ये एक पॉलिटिकल एंड हिस्टोरिकल स्टैंस है. आंद्रे पटेल का आर्गुमेंट घुरिये से कैसे अलग है? घुरिये ने कहा ट्राइब्स बैकवर्ड हिंदूज हैं और उन्हें एसिमिलेट होना चाहिए.
बटेल का आर्ग्यूमेंट ज्यादा न्यूआंस्ड है। उन्होंने कहा कि इंडिया में ट्राइब और कास्ट के बीच क्लियर बाउंड्रीज नहीं है और सभी ग्रुप्स सेंचुरी से कोएग्जिस्ट कर रहे हैं, इसलिए ओरिजिनल इनहैबिटेंट का कॉन्सेप्ट यहाँ फिट नहीं बैठता। UNDRIP और ILO 169 में क्या मेन डिफरेंस है? ILO 169 एक लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है। जिन कंट्रीज ने इसे रैटिफाई किया है उन्हें इसके प्रोविजंस को अपने नेशनल लॉज में इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। UNDRIP ऑन द अदर हैंड लीगली नॉन बाइंडिंग है। इट्स अ डिक्लेरेशन ऑफ एस्पिरेशंस एंड राइट्स, एक मॉरल और पॉलिटिकल स्टैंडर्ड सेट करता है। ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो वर्ड लिमिट मैनेज कैसे करें? स्ट्रक्चर इज की। तीनों पार्ट्स UN डेफिनेशन फॉर अगेंस्ट को रफली इक्वल वेटेज दो, अराउंड 5-6 मार्क्स ईच। इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन के लिए 2-2 मार्क्स। हर पॉइंट के लिए एक सॉलिड एग्जाम्पल यूज करो, ज्यादा डिटेल में मत जाओ, क्लैरिटी ओवर क्वांटिटी। क्या इसमें हम आदिवासी टर्म के यूज पर भी कमेंट कर सकते हैं? यस, डेफिनेटली। आप मेंशन कर सकते हो कि आदिवासी टर्म, जिसका मतलब है ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स, कम्युनिटीज द्वारा सेल्फ आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज किया जाता है, जो UN के क्राइटेरिया से मैच करता है। ये एक पावरफुल पॉइंट है इन फेवर ऑफ द इंडिजिनस टैग। Okay, let's practice a key line. While Indian tribals meet many UN criteria for indigenous people, the Indian government uses the constitutional category of scheduled tribes instead. Try saying that. Mini recap. It's a complex debate. Tribals fit the UN definition in spirit, but India has its own constitutional framework due to its unique history. Now for a deep dive into Northeast India. This is a 30 marker from 2012. Discuss the linkages between language, territoriality and kinship in Northeast India. Broad micro theme. Interrelationships among language, territoriality and kinship systems of tribes in Northeast India. 30 marks. इसका मतलब है depth और examples. Introduction में Northeast की complexity बताओ. Over 200 tribes, mainly Tibeto-Burman linguistic family. Set the stage. ठीक है, बॉडी में इन तीनों लिंकेजेस को कैसे कनेक्ट करें, इसको थीमेटिक हेडिंग्स में ब्रेक करो। फर्स्ट हेडिंग, लैंग्वेज एज अ मार्कर ऑफ किनशिप एंड आइडेंटिटी। इसमें बताओ कि लैंग्वेज से क्लैन हिस्ट्रीज प्रिजर्व होती हैं। टंकुल नागाज का एग्जाम्पल दो, जहां हर क्लैन की अपनी डायलेक्ट है जो उनके लिनियज को ट्रेस करती है। Language and kinship. Got it. Next link. सेकेंड हेडिंग, किनशिप सिस्टम्स एंड टेरिटोरियलिटी। यहाँ कम्युनल लैंड ओनरशिप का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करो, फिर मैट्रिलिनियल सिस्टम गारो ट्राइब और पैट्रिलिनियल सिस्टम नागा ट्राइब्स का जिक्र करो, और बताओ कि ये सिस्टम्स किनशिप को लैंड से कैसे लिंक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, गारोज में लैंड मदर्स क्लैन महरी के थ्रू इनहेरिट होता है। Kinship and territory. Clear है. Third link. थर्ड हेडिंग, इंटरप्ले ऑफ लैंग्वेज एंड टेरिटोरियल कोहीजन। यहाँ बताओ कि लिंग्विस्टिक ग्रुप्स अक्सर टेरिटोरियल बाउंड्रीज डिफाइन करते हैं। एक जैसी लैंग्वेज बोलने वाले लोग एक टेरिटरी पर अपना कलेक्टिव क्लेम मानते हैं। बोडोज का एग्जाम्पल दो, जिन्होंने लैंग्वेज के बेसिस पर बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन की डिमांड की और हासिल की। Perfect triad. इसके अलावा कोई और dimension. हाँ, एक सेक्शन डालो ऑन कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस। इसमें बताओ कि लिंग्विस्टिक एंडेंजरमेंट, लैंड एलियनेशन और आइडेंटिटी कॉन्फ्लिक्ट्स इस नेक्सस को कैसे थ्रेटन कर रहे हैं। और conclusion. कंक्लूजन में एम्फेसाइज करो कि इस लैंग्वेज, किनशिप, टेरिटोरी नेक्सस को प्रोटेक्ट करना नॉर्थ ईस्ट की कल्चरल सस्टेनेबिलिटी के लिए जरूरी है। ये उनकी आइडेंटिटी का कोर है। Okay. Let's do the cross questions. Matrilineal और patrilineal में inheritance कैसे काम करता है? सिंपल वर्ड्स में पैट्रीलिनियल में प्रॉपर्टी और सरनेम फादर से सन को जाता है, मैट्रीलिनियल में मदर से डॉटर को। लेकिन याद रखो, मैट्रीलिनियल का मतलब मैट्रियाकल नहीं होता। अथॉरिटी अक्सर मेल रिलेटिव्स लाइक द मदर्स ब्रदर के पास होती है। Cultural ecology का आइडिया यहाँ कैसे फिट होता है? कल्चरल इकोलॉजी ये स्टडी करती है कि कल्चर और एनवायरनमेंट एक दूसरे को कैसे शेप करते हैं। ये कॉन्सेप्ट यहाँ परफेक्टली फिट होता है। नॉर्थ ईस्ट की हिली टेरेन ने उनके किनशिप सिस्टम्स, कम्युनल लिविंग और लैंग्वेज, डाइवर्स आइसोलेटेड डायलेक्ट्स को शेप किया है। बोडो मूवमेंट का एग्जाम्पल इस नेक्सस को कैसे परफेक्टली इलस्ट्रेट करता है? क्योंकि ये तीनों एलिमेंट्स को एक साथ लाता है। बोडो लैंग्वेज ने बोडो पीपल किनशिप को यूनाइट किया टू डिमांड अ स्पेसिफिक बोडोलैंड टेरिटरी। इट्स अ क्लासिक केस स्टडी ऑफ दिस लिंकेज इन पॉलिटिकल एक्शन। इस आंसर में फ्लो चार्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। एब्सोल्युटली। एक ट्रायंगल बनाओ जिसकी 3 कॉर्नर्स पर लैंग्वेज, किनशिप और टेरिटरी लिखो और एरो से उनके इंटरलिंकेजेस दिखाओ। इट्स अ ब्रिलियंट वे टू समराइज योर एंटायर आंसर फॉर द एग्जामिनर। इस टॉपिक पर किसी एंथ्रोपोलॉजिस्ट का नाम कोट कर सकते हैं? यस, क्रिस्टोफ फॉन फ्यूरर हाइमेंडॉफ ने नागाज और नॉर्थ ईस्ट की दूसरी ट्राइब्स पर एक्सटेंसिव काम किया है। उनका नाम मेंशन करने से आपके आंसर को एकेडमिक वेट मिलेगा। Great. Practice cue. In Northeast India, language, kinship, and territory are inextricably linked, forming the bedrock of tribal identity. Rehearse that. Mini recap. In the Northeast, your language tells who your family is, and your family tells you where your land is. Let's continue with Northeast India. Another 30 marker from 2011. Discuss the distinctive features of tribes in Northeast India.
broad micro theme. Distinctive socio-cultural, economic and political features of Northeast Indian tribes. Again, 30 marks means we need a structured, detailed answer. Start with a data hook in the introduction. 25.8% of the region's population is tribal, Census 2011, which highlights their significance. Okay. Body में क्या-क्या distinctive features आएंगे? इसको भी thematic headings में divide करो for clarity. First, geographical and economic adaptations. यहाँ hilly terrain के influence की बात करो. Jhum cultivation as a primary mode. फिर वेरिएशंस भी बताओ, जैसे आओ नागाज टेरेस फार्मिंग भी करते हैं और मिशिंग ट्राइब रिवर बैंक एग्रीकल्चर. ठीक है, इकोनॉमी हो गया. नेक्स्ट. सेकंड, सोशो पॉलिटिकल एंड किनशिप ऑर्गेनाइजेशन. यहाँ 2 यूनिक फीचर्स हाईलाइट करो. एक, मैट्रिलिनियल सिस्टम्स ऑफ द खासीज एंड गैरोज, जो बाकी इंडिया से बहुत अलग है. 2, ट्रेडिशनल सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस, जैसे अंगामी नागास के विलेज काउंसिल्स. ओके, और क्या लगे? थर्ड, लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल डाइवर्सिटी. यहाँ टिबेटो बर्मन और ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिलीज का जिक्र करो. खासी लैंग्वेज का एग्जाम्पल दो, जो एक ऑस्ट्रो एशियाटिक आइलैंड है टिबेटो बर्मन सी में. कल्चरल डाइवर्सिटी के लिए वांगाला फेस्टिवल ऑफ द गैरोज का एग्जाम्पल दो. गुड. कोई और सेक्शन? Yes, contemporary challenges and policy linkages. Briefly touch upon issues like land alienation and insurgency. और फिर इसे पॉलिसी से लिंक करो. मेंशन करो कि इनकी डिस्टिंक्टिवनेस को प्रोटेक्ट करने के लिए 6th शेड्यूल और पैसा एक्ट को स्ट्रेंथन करने की जरूरत है. कंक्लूजन में क्या लिखेंगे? कंक्लूजन में समराइज करो कि इन डिस्टिंक्टिव फीचर्स की वजह से नॉर्थ ईस्ट के ट्राइब्स को एक वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच से नहीं देखा जा सकता. उनके लिए रीजन स्पेसिफिक कल्चरली सेंसिटिव पॉलिसीज की जरूरत है. ठीक है. क्रॉस क्वेश्चंस. नॉर्थ ईस्ट के ट्राइब्स बाकी इंडिया के ट्राइब्स से इतने अलग क्यों हैं? इसके 2 मेन रीजंस हैं, ज्योग्राफी और हिस्ट्री. हिली आइसोलेटेड टेरेन ने उन्हें बाकी इंडिया से हिस्टोरिकली डिस्कनेक्टेड रखा, जिससे उनकी यूनिक कल्चर्स प्रिजर्व हुई. और उनका माइग्रेशन हिस्ट्री फ्रॉम साउथ ईस्ट एशिया एंड टिबेट भी अलग है, जो उनके लिंग्विस्टिक और जेनेटिक मेकअप में दिखता है. 6th शेड्यूल क्या है और ये एनी के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? 6th शेड्यूल एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है जो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के ट्राइबल एरियाज में ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स ADCs बनाता है. ये ADCs को लैंड, फॉरेस्ट्स और लोकल कस्टम्स पर लेजिस्लेटिव पावर्स देता है. ये उनकी ऑटोनॉमी और डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करने का सबसे पावरफुल टूल है. क्रिस्टोफ फॉन फ्यूराहाइनडॉर्फ जैसे स्कॉलर्स का नाम लेना यहाँ भी फायदेमंद होगा. एब्सोल्युटली. उनका काम नॉर्थ ईस्ट पर सेमिनल है. उनका नाम मेंशन करना shows that you have in-depth knowledge of the region's anthropology. इस आंसर में रेस या रेशियल फीचर्स जैसे टर्म्स यूज करना ठीक है? Avoid it. ये terms outdated और problematic है. Instead of Mongoloid race, use more scientific and neutral terms like Tibeto-Burman linguistic group or mention their geographical origins. Focus on cultural and linguistic features. डाइवर्सिटी विद इन द नॉर्थ ईस्ट को कैसे हाईलाइट करें? By giving contrasting examples. जैसे खासीज matrilineal versus नागाज patrilineal. Ao Nagas settled terrace farming versus others jhum cultivation. ये दिखाता है कि नॉर्थ ईस्ट भी एक मोनोलिथिक ब्लॉक नहीं है. Time for the practice cue. Let's say the tribes of northeast India are distinguished by their unique adaptations to hilly terrain, diverse kinship systems, and robust self-governing institutions. Practice it. Mini recap. Northeast is different due to its unique geography, history, and constitutional protections, leading to distinctive social, economic, and political features. Okay, next question. Tribes in India are not homogeneous group. Discuss. 30M, 2011. Broad, micro theme. Heterogeneity and diversity among Indian tribal groups. ये क्वेश्चन बेसिकली आपको ट्राइब के स्टेरियोटाइप को ब्रेक करने के लिए कह रहा है. इंट्रोडक्शन में डेटा से स्टार्ट करो. STs are 8.6% of the population, but they are not a single monolithic entity. इसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए? बहुत सिंपल. डिफरेंट पैरामीटर्स पर डाइवर्सिटी दिखाओ. हर पैरामीटर के लिए एक हेडिंग. चलो, फर्स्ट पैरामीटर. फर्स्ट, कल्चरल एंड रिलीजियस डाइवर्सिटी. एग्जाम्पल दो संथाल रिचुअल्स का, जो एनिमिज्म पर बेस्ड है, वर्सेस नागालैंड की ज्यादातर ट्राइब्स का, जो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो चुकी हैं. ओके, सेकंड पैरामीटर. अलग अलग लैंग्वेज फैमिली से आते हैं. हो ऑस्ट्रो एशियाटिक वर्सेस भील इंडो आर्यन. इकोनॉमी में सबसिस्टेंस मोड्स का डिफरेंस दिखाओ. टोडा डेयरी फार्मिंग वर्सेस जरावाज हंटिंग गैदरिंग. परफेक्ट. थर्ड पैरामीटर. डाइवर्स सोशल स्ट्रक्चर्स एंड एडेप्टेशन. यहाँ किनशिप सिस्टम्स का डिफरेंस बताओ. खासी मैट्रिलिनियल वर्सेस भील्स पैट्रिलिनियल. सेटलमेंट पैटर्न्स भी अलग हैं, जैसे टोडा के यूनिक बैरल शेप्ड हट्स. तो इन सब एग्जांपल से पॉइंट प्रूव हो जाएगा. कंक्लूजन में क्या लिखें? इंक्लूजन में स्टेट करो कि ये हेटेरोजेनिटी GS घूरिये जैसे स्कॉलर्स की मोनोलिथिक व्यूज बैकवर्ड हिंदूज को चैलेंज करती है, और इसलिए डिफरेंशिएटेड कम्युनिटी स्पेसिफिक पॉलिसीज की जरूरत है, ना कि वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच की. क्रॉस क्वेश्चंस टाइम. इस क्वेश्चन का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए? एक थीम बेस्ड स्ट्रक्चर इज बेस्ट. हर पैराग्राफ एक अलग थीम शो करेगा.
जैसे इकोनॉमिक डाइवर्सिटी, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, सोशल डाइवर्सिटी। हर पैराग्राफ में स्टेट योर पॉइंट, प्रोवाइड कॉन्ट्रास्टिंग एग्जांपल्स एंड देन एक्सप्लेन। हर पॉइंट के लिए एक एग्जाम्पल देना जरूरी है? जरूरी नहीं, कॉन्ट्रास्टिंग एग्जांपल्स देना जरूरी है। मतलब एक पॉइंट को प्रूव करने के लिए दो अलग अलग ट्राइब्स का एग्जाम्पल दो जो उस पैरामीटर पे एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। जैसे खासी वर्सेस भिल्स फॉर किनशिप, ये डाइवर्सिटी को इफेक्टिवली हाईलाइट करता है। जीएस घुरिये का जिक्र यहाँ क्यों रिलेवेंट है? क्योंकि उनका आर्ग्यूमेंट बैकवर्ड हिंदूज सभी ट्राइब्स को एक सिंगल कैटेगरी में डालने की कोशिश करता है। उनके व्यू को क्रिटिक करके आप ये प्रूव करते हो कि ट्राइब्स इतने डाइवर्स हैं कि उन्हें एक लेबल में फिट नहीं किया जा सकता। इट शोज हायर एनालिटिकल स्किल्स। होमोजीनिटी का ऑपोजिट वर्ड क्या है जो आंसर में यूज कर सकते हैं? हेट्रोजीनिटी, डाइवर्सिटी, प्लुरैलिटी, वैरायटी। इन वर्ड्स को अपने आंसर में फ्रीक्वेंटली यूज करो टू रीइंफोर्स द मेन आर्ग्यूमेंट। Can we link this diversity to their different levels of development? यस, एब्सोल्युटली, ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है। आप बता सकते हो कि कुछ ट्राइबल ग्रुप्स जैसे मीनास ऑफ राजस्थान हैव सक्सेसफुली इंटीग्रेटेड विद द मॉडर्न इकोनॉमी, while others like the Jarawas remain isolated. This adds another layer to their heterogeneity. Okay, practice this line. Indian tribes are a heterogeneous group exhibiting vast diversity across linguistic, economic, and socio-cultural parameters. Let's practice. Mini recap. Indian tribes are not a single story, but a library of many different stories. We're at our final question. Future of hunting and gathering tribes. 15M 2011. Broad micro theme. Present status, threats, and future prospects. Policy requirements for hunting and gathering. ये एक बहुत सेंसिटिव टॉपिक है। इंट्रोडक्शन में HNG ट्राइब्स को डिफाइन करो एज दोज प्रैक्टिसिंग द मोस्ट एंशिएंट सबसिस्टेंस फॉर्म। एग्जाम्पल दो, चेंचूज, बिरहौज, सेंटिनलीज। Okay. बॉडी को कैसे स्ट्रक्चर करें? इसको दो मेन पार्ट्स में डिवाइड करो। पार्ट 1, प्रेजेंट स्टेटस एंड थ्रेट्स। ठीक है, इसमें क्या क्या थ्रेट्स आएंगे? पहले बताओ कि ये स्मॉल सेमी नोमैडिक ग्रुप्स हैं। सेंटिनलीज का एग्जाम्पल दो फॉर एक्सट्रीम आइसोलेशन। फिर थ्रेट्स बताओ। फर्स्ट, लॉस ऑफ लैंड एंड रिसोर्सेज ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन, माइनिंग। यहाँ डोंगरिया कोन्स और न्यामगिरी हिल्स का केस स्टडी डालो। सेकंड, इम्पैक्ट ऑफ मॉडर्नाइजेशन एंड डिजीज। ग्रेट एंडोमनीज ट्राइब का एग्जाम्पल दो जिनकी पॉपुलेशन डिजीज से ड्रास्टिकली रिड्यूस हो गई। ये तो बहुत ग्रिम पिक्चर है। तो फ्यूचर क्या है? वो आएगा पार्ट 2 में, फ्यूचर ट्रेजेक्टरी एंड पॉलिसी अप्रोचेस। यहाँ पहले कॉन्ट्रास्टिंग व्यूज दो, एल्विन आइसोलेशन वर्सेस घुरिये असिमिलेशन। फिर एक मिडिल पाथ सजेस्ट करो। और वो मिडिल पाथ क्या है? सस्टेनेबल इंटीग्रेशन और ट्राइबल सेंट्रिक डेवलपमेंट। इसका मतलब है कि उन्हें मॉडर्न फैसिलिटीज, हेल्थ केयर, एजुकेशन का एक्सेस मिले, लेकिन उनकी कल्चरल ऑटोनॉमी और कंट्रोल ओवर रिसोर्सेज को रिस्पेक्ट करते हुए। चेंचूज का एग्जाम्पल दो जो FRA 2006 यूज करके अपने फॉरेस्ट राइट्स क्लेम कर रहे हैं। ग्रेट। कंक्लूजन? कंक्लूजन में लैंड राइट्स की इंपॉर्टेंस पर जोर दो। फॉरेस्ट राइट्स एक्ट का प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन और कल्चरली सेंसिटिव पॉलिसीज ही उनके फ्यूचर को सिक्योर कर सकती हैं। वी नीड टू लेट देम डिसाइड देयर ओन फ्यूचर। क्रॉस क्वेश्चंस। HNG ट्राइब्स को इंटीग्रेट करना हमेशा अच्छा क्यों नहीं होता? क्योंकि फोर्सफुल इंटीग्रेशन ऑफन लीड्स टू कल्चरल शॉक। उनके ट्रेडिशनल स्किल्स इरेलेवेंट हो जाते हैं, उनकी कम्युनिटी बॉन्ड्स टूट जाते हैं और वो अक्सर मॉडर्न सोसाइटी के सबसे मार्जिनलाइज्ड सेक्शन बनकर रह जाते हैं। इट कैन बी अ डेथ वारंट फॉर देयर कल्चर। सेंटिनलीज ट्राइब का एग्जाम्पल इतना एक्सट्रीम क्यों माना जाता है? क्योंकि वो दुनिया की लास्ट अनकॉन्टैक्टेड ट्राइब्स में से एक है। उन्होंने सक्सेसफुली 60,000 साल से अपनी इंडिपेंडेंस मेंटेन की है। उनका केस ये डिबेट रेस करता है, क्या हमें उन्हें कांटेक्ट करने का या उन्हें अकेले छोड़ने का राइट है। इट्स अ ह्यूज एथिकल डायलेमा। फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 इनके लिए लाइफलाइन कैसे बन सकता है? क्योंकि HNG ट्राइब्स का एग्जिस्टेंस ही फॉरेस्ट पर डिपेंड करता है। FRA उन्हें उनके ट्रेडिशनल लैंड्स पर लीगल राइट्स देता है। ये उन्हें माइनिंग कंपनीज और डिफॉरेस्टेशन से प्रोटेक्ट करता है, उनकी फूड सिक्योरिटी इंश्योर करता है और उनकी कल्चरल आइडेंटिटी को जिंदा रखता है। इट्स देयर सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट लीगल टूल। मार्शल सेलेंस का नाम मेंशन करके आंसर को कैसे एलिवेट कर सकते हैं? मार्शल सेलेंस एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे जिन्होंने HNG सोसाइटीज को द ओरिजिनल एफ्लुएंट सोसाइटी कहा था। उनका आर्ग्यूमेंट था कि इनके पास नीड्स कम है, इसलिए ये लोग पुअर नहीं है। ये व्यू HNG लाइफस्टाइल को प्रिमिटिव और बैकवर्ड देखने के स्टीरियोटाइप को चैलेंज करता है। Mentioning him adds a very strong theoretical point. Should the conclusion be optimistic or pessimistic? It should be cautiously optimistic. Acknowledge the grave threats, but end on a positive, solution-oriented note by highlighting the potential of laws like FRA and the importance of respecting their right to self-determination. Okay, let's practice the final cue. The future of hunting and gathering tribes depends on securing their land rights and adopting a culturally sensitive, rights-based approach to development. Rehearse. Mini recap. For HNG tribes, the future is not about assimilation or isolation, but about empowerment and self-determination. Wow, what a journey! आज हमने इंडिया के ट्राइबल वर्ल्ड की कितनी लेयर्स को एक्सप्लोर किया। Let's quickly recap. हमने देखा कि ट्राइब एक colonial construct है। हाँ, और हमने एल्विन घुरिये डिबेट के प्रेजर्वेशन वर्सेस एसिमिलेशन कॉन्फ्लिक्ट को समझा।
We saw the diverse economic lives, from shifting cultivators to H&G tribes. फिर हमने बायोजेनेटिक वेरिएशंस, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी और मार्जिनलाइजेशन के सीरियस इश्यूज पर बात की। और हमने नॉर्थ ईस्ट इंडिया की यूनिक कल्चरल फैब्रिक को एक्सप्लोर किया, ये समझते हुए कि इंडियन ट्राइब्स एक होमोजेनियस ग्रुप बिल्कुल नहीं है। एग्जैक्टली। सो हियर्स अ थॉट टू लीव विद। एक ऐसी दुनिया में जहां सब कुछ ग्लोबलाइज हो रहा है, जहां सब एक जैसा बन रहा है, वहां इन यूनिक ट्राइबल आइडेंटिटीज का फ्यूचर क्या है? कैन डेवलपमेंट एंड डिस्टिंक्ट कल्चरल आइडेंटिटी ट्रूली कोएग्जिस्ट? इस पर सोचना जरूर। अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टू पॉन्डर। अगर इस डिस्कशन ने आपके माइंड में एक भी नया आइडिया स्पार्क किया है, तो हमारा मिशन सक्सेसफुल हुआ। डोंट फॉरगेट टू हिट दैट सब्सक्राइब बटन, लाइक दिस वीडियो और कमेंट्स में बताओ आपको सबसे सरप्राइजिंग फैक्ट क्या लगा। सी यू इन द नेक्स्ट डीप एक्सप्लोरेशन।